अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपको कौन सी थ्योरी पर फोकस करना है, एक तो इस्लामिक फाइनेंस, एक अदर स्पेशल केसेस, अदर फाइनेंस के चार हमने पढ़े थे, जो बिजनेस एंजल्स और एसेट सिक्योरिटाइजेशन, प्राइवेट इक्विटी, और उसके बाद आपने देखना है फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर फाइनेंसिंग। कोई भी लोन लेना हो आप कौन से फैक्टर कंसीडर करते हो, वो चार पांच तो आपको वैसे भी जुबानी याद होनी चाहिए। अमाउंट कितनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितनी आएगी, पेमेंट कब करनी है, इलास्टिसिटी केस में है, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख कंसीडर करना है। अमाउंट कितनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितना आएगा, फिर रीपेमेंट कब करनी है, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी कौन सी किस में होती है। तो ये चीजें ना वो वैसे ही आपको एक एक लाइन में लिखनी है। फिर उसके बाद वाई या वाई नॉट, इक्विटी या डेट। ये पेपर में आ सकता है कि हम डेट को क्यों कंसीडर करें, तो उसमें हमने उसकी फीचर्स लिख देनी है कि इससे आपका ईपीएस डिल्यूट नहीं होता, आपका कंट्रोल डिल्यूट नहीं होता, डेट को कंसीडर करने की बात। इसकी जो कॉस्ट ऑफ अरेंजमेंट होती है वो एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती है। ये जनरल बातें भी आप लिख सकते हो पेपर में। कभी भी इस टाइम पर आकर कोई नया सवाल आ जाए तो घबराने से बेहतर है कि उस पर फोकस कर। हाँ जी, तो आज हमने देखना है बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट। उससे पहले, कॉस्ट ऑफ डेट से पहले मैं आपको एक चीज खत्म करवा दूं साथ, इररिडीमेबल पी शेयर्स। इररिडीमेबल पी शेयर्स अगर ये डेट में नहीं आएगा, ये इक्विटी में आएगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर कभी आ जाए तो इसका जो फार्मूला बनेगा मार्केट वैल्यू का, बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्विटी का है, के पी, उसका अपना जो रेट ऑन रिटर्न होगा। और अगर आपको के पी चाहिए तो डी ओवर मार्केट वैल्यू, और कोई इसके अंदर कोई चीज चेंज नहीं है। बस डर नहीं जाना कि पता नहीं आप क्या पूछा गया। ये बिल्कुल वही फार्मूले हैं जो फार्मूले हम इक्विटी में पढ़ के आए। अगर इसके अंदर भी चेंज वगैरह का कोई जिक्र है तो बिल्कुल वैसे डील करना है जैसे इक्विटी को डील करते हैं। अब मेन है डेट। डेट के अंदर डिफरेंट टाइप के केसेस हैं। अगर कभी जिंदगी में क्वेश्चन के अंदर वो इररिडीमेबल डेट कह देता है, एक तो होता है ना रिडीमेबल, इररिडीमेबल डेट जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है लेकिन चांसेस तो हैं। तो इररिडीमेबल डेट के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक केस अभी खत्म हो जाएगा शुरू होते ही। इररिडीमेबल अगर वो खुद कह दे कोई इररिडीमेबल डेट है तो आपने उसकी जो मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, उसका इंटरेस्ट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय केडी या इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी ओवर केडी। ये 1 माइनस टी का क्या चक्कर है, ये है टैक्स। एक बात याद रखनी है, कंपनी के केस में टैक्स का इफेक्ट हमेशा लेते, इन्वेस्टर के केस में टैक्स का इफेक्ट नहीं लेते। और हमारे पास जो ज्यादातर पेपर में सवाल आता है वो कंपनी का केस आता है। इन्वेस्टर का केस बहुत रेयर केसेस में अगर आएगा भी सही, हमारा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए वो एमसीक्यूज में आएगा। तो इन्वेस्टर का केस बनेगा तो आप लोगों ने टैक्स नहीं लेना, और अगर कंपनी का केस आएगा मतलब हमारी लायबिलिटी होगी
तो हमने टैक्स का इफेक्ट लेना है हमेशा। डिविडेंड चाहे रिडीमेबल पी शेयर्स हो चाहे इररिडीमेबल हो, याद रखें उसमें टैक्स का इफेक्ट नहीं आता। अभी तो मैं इररिडीमेबल डेट की बात कर रहा हूं ना, और अगर इसमें मुझे केडी चाहिए तो पता है फार्मूला क्या होगा? इसके केस में होगा आई ओवर मार्केट वैल्यू या आई इंटू 1 माइनस टी ओवर मार्केट वैल्यू। ये आपके पास इररिडीमेबल डेट भी खत्म हो गया। हमने करना क्या है, ये पेपर में नहीं आता। इंटरेस्ट फॉर द ईयर इंटू 1 माइनस टी। अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ जाता है तो ये कवर हो जाएगा। अब मेन हम काम करने जा रहे हैं, रिडीमेबल डेट। सारे डेट के अंदर जो कॉमन चीज है, सारे डेट के अंदर जो कॉमन चीज है, इंटरेस्ट ऑलवेज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू। कोई भी डेट होगा, इंटरेस्ट हमेशा किस वैल्यू, चाहे उसकी फेयर वैल्यू जो मर्जी हो, इंटरेस्ट हमेशा, जिसको कूपन रेट बोला जाता है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टैक्स इफेक्ट मस्ट बी कंसीडर्ड इन साइलेंट केस। अगर साइलेंट केस होगा और टैक्स रेट बताया भी हुआ है तो टैक्स का इफेक्ट लाजमी लेना है। ये नहीं समझना कि ये इन्वेस्टर का केस अज्यूम नहीं करना, कंपनी का केस ही अज्यूम करना है। नंबर 3, इफ पार वैल्यू इज नॉट गिवन। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। इफ पार वैल्यू इज नॉट गिवन, तब हमने क्या लेनी है? अगर पार वैल्यू गिवन ना हो 100 या 1000, ये सबके लिए सेम है, चाहे कोई भी रिडीमेबल डेट होगा, सबके लिए एक जैसा है। डन। अगली बात, नंबर 4, if we have to find मार्केट वैल्यू जो कि किसके बराबर होती है? प्रेजेंट वैल्यू। टाइम कमेंस करना है, शुरू करना है ईयर 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से। नंबर 5, अगर आपको चाहिए IRR, दूसरे लफ्जों में कॉस्ट ऑफ डेट, आपने अपना टाइम स्टार्ट करना है 0 से। जब भी जिंदगी में किसी भी जगह आपको आपके फार्मूले में नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना, तो आपने टाइम 0 से शुरू करना है, और अगर प्रेजेंट वैल्यू का जिक्र आ रहा है तो आपने अपना टाइम 1 से स्टार्ट करना। नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से और प्रेजेंट वैल्यू 1 से। बातें हो गई कंप्लीट। अब हम लिखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। पहली टाइप, और इस हर चीज को ना बारी बारी मेंटली तौर पर कंसीडर करना है कि ये आपको आता है या नहीं। नॉर्मल डेट, बॉन्ड, डिबेंचर। नॉर्मल कुछ भी नहीं होगा, सिंपल कहेगा 5 साल के लिए बॉन्ड इशू किया है, डिबेंचर इशू किया, सिंपल नॉर्मल केस होगा। नंबर 2, 0 रेटेड या 0 कूपन बॉन्ड। अगर ये आएगा तो इसकी अपनी एक ट्रीटमेंट होगी, स्पेशल ट्रीटमेंट, इसका हमें पता होना चाहिए। नंबर 3,
कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये अलग से होगा, इसकी अलग डील होगी, इसका अलग से हमें पक्का पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। नंबर 4 बैंक लोन, नंबर 5 रिडीमेबल पी शेयर, बस सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये केस आ गया तो क्या करेंगे, ये केस होगा तो किस तरह से। मेन दो चीजें फाइंड करनी है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ डेट, और सबका अलग अलग केस बनेगा, सबकी ट्रीटमेंट अलग अलग है, हर एक का कॉस्ट ऑफ डेट कैसे फाइंड करना है और मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो पहले शुरू करते हैं हम नॉर्मल डेट से, फिर मैं नॉर्मल डेट के साथ ही आपको बता दूंगा रिडीमेबल ई शेयर, ये दो बातें आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद कन्वर्टेबल बॉन्ड बता दूंगा, बैंक लोन में तो एक छोटी सी बात है, और फिर जीरो कूपन बॉन्ड और बैंक लोन। ये हम एक एक सवाल को पकड़ते हैं, डाटा अज्यूम करते जाते हैं और सवाल होता जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल डेट का केस हो तो क्या होता है। नॉर्मल बॉन्ड्स या डिबेंचर, अगर आपने इसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। यही इसका फार्मूला है, लफ्ज लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, नॉट नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, और 99% सिर्फ इनफ्लो होते हैं, सिर्फ इनफ्लो होते हैं, 99% आउटफ्लो इसके अंदर नहीं होता। 99.99% क्या कंसीडर होते हैं, सिर्फ इनफ्लो। इनफ्लो या आउटफ्लो कोई एक होता है, क्योंकि अगर हमने इश्यू किया तो हमारे तो आउटफ्लो होते हैं ना, हम लिखते हैं उसको इनफ्लो फॉर्म में है, वो हमारा आउटफ्लो होता है। इनफ्लो या आउटफ्लो मतलब दोनों केस नहीं होते। और अगर आपको इसका चाहिए केडी तो आपने इसका फाइंड करना है आईआरआर, और आईआरआर का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट ओवर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये इसका फार्मूला है, और इस फार्मूले में आपको एनपीवी नजर आ रही है, तो इसका मतलब है जीरो से स्टार्ट होने हैं, तो इस कैश फ्लो के अंदर इनफ्लो भी होंगे और आउटफ्लो भी होंगे। जब नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये नॉर्मल केस। अब बिस्मिल्लाह करते हैं। सपोज दैट आपने एक बॉन्ड इशू किया एट द रेट ऑफ 12% फॉर 4 years, redeem at premium 20%, tax rate is 25%, cost of debt is 15%, find market value ऑफ डेट या बॉन्ड। कहते हैं बताओ आज वो बॉन्ड किस वैल्यू पे डील करे। मैं एक बॉन्ड खरीदने गया हूं,
उसने कहा जी 12% है, 4 साल उसकी मेच्योरिटी है, 25% मेच्योरिटी पे दूंगा, 15% इसकी ये चीजें उसने बता दी। मुझसे कोई पूछ रहा है बताओ इसकी आज क्या मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू, आज मैं किस पे खरीदूं या बेचूं, ये सब कोई भी नाम पूछा जा सकता। जब क्वेश्चन के अंदर आपको मार्केट वैल्यू पूछेगा ना, तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट खुद बताएगा। अब इसमें ये बात तो हमें पता चल गई, हमने मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, तो टाइम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और कहां तक जाएंगे, 4 साल तक। तरीका का देख लिएगा, हमने ईयर्स लिखने हैं 1 2 3 4, फिर आपने यहां पर इंटरेस्ट या क्या लिखोगे, कैश। कितने फीसद इंटरेस्ट है, अपने अपने कैलकुलेटर निकाले, क्योंकि कैलकुलेशन साथ साथ करवानी है। 12%, आपने उसका लेना है नेट ऑफ टैक्स। 12% या आपने अप्लाई करना है 100 रुपए के ऊपर, अगर फेस वैल्यू नहीं बताई, या आपने 12% अप्लाई करना है, ये आपको जो मर्जी वैल्यू ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1000 भी लेंगे तो आंसर वही आएगा, अब 100 रुपए लेंगे तो आंसर वही आएगा। वही से मुराद है कि आंसर काबिल कबूल होगा। तो अगर ज्यादा इंडिकेशन कुछ ना बताया तो हम 100 ही लेते हैं। 100 का 12% लिया, 12 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 70। अब जरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सुन लें, उसमें सिर्फ टैक्स नहीं लेते, बाकी सेम है, सिर्फ टैक्स का इफेक्ट छोड़ देते हैं हर जगह ही, बाकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल लोन। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मल डेट की तरह होता है, बट ये जो 75% किया है ऐसा नहीं करना, उसका जो डिविडेंड है वो 12 रुपए पूरा लेना। मतलब यहां पर मैं कितनी वैल्यू आ रही है, 12 का 75% पूरा पूरा 9 9 9 9 9 प्लस 120, 9 प्लस 120 120। ये पता चला 129, क्योंकि 20% पे रिडीम भी तो होना है, तो 100 का 20% रिडीम डिस्काउंट पे भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है। हाँ जी, आगे क्या लेंगे, उसके बाद अहमद क्या तरीका कार होता है, कैश फ्लो तो हमारा आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर। और डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लेना है, दो रेट गिवन है, एक 15% है, एक 12% है। केडी लेते होते हैं, डिस्काउंट फैक्टर हमेशा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट। हाँ जी, तो अब वैल्यू आप बता दें कितना लेंगे, 15%। 0 से शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, और अगर 1 से स्टार्ट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.15। अगर रेट चेंज हो जाए ना तो आपने पैटर्न यही रखना है, डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट समथिंग, बस कितना 0.869 0.756 0.658 0.570। अच्छा, लास्ट वाले को मैंने 2 तरीकों से लिखवाया था, 2 दफा 4 लिख दो या 1 दफा 4 लिखकर प्लस करके लिख दो, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसका जो डिस्काउंट फैक्टर है ना वो सेम आएगा। लास्ट कॉलम क्या बनेगा, अहमद से पूछते हैं सारे आए सवाल। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू बता कितनी आएगी, कैलकुलेटर है, निकालो ना, अपना कैलकुलेटर किधर है तेरा, वो हसान से पूछा तो फिर वो क्या करेगा। हाँ जी, पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी कर, कितनी 7.82। दूसरी जल्दी बता, जल्दी, क्या हाथ नहीं चल रहे, 6.804। नेक्स्ट क्या है 5.92, and last one is 129 multiplied by 0.572, कितना 5.1 73.79। चल
अगर इसको प्लस कर लेंगे दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 94.326। अच्छा, ये वैल्यू कम आ रही है, बोला क्यों कम आ रही है? क्योंकि उसका जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना वो नॉर्मल रेट से भी ज्यादा है। उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है ना वो 15% पड़ रही है। तो अगर ये कूपन रेट से कॉस्ट ज्यादा हो ना तो मार्केट वैल्यू कम। ये तो हमने भी पढ़ा हुआ है, रेट ज्यादा इनवर्स रिलेशन होता है मार्केट वैल्यू। ये बात समझ लगी? अब किसी भी नॉर्मल डेट या नॉर्मल पी शेयर्स, उसमें सिर्फ फर्क किया गया, ये जो 999 लिखा हुआ है ना यहां पर 12 आ जाएगा। यहां पर वो टैक्स अफेक्ट नहीं होता किसी भी लेवल पे डिविडेंड का। बाकी सेम पी शेयर्स भी यही है और नॉर्मल बॉन्ड भी यही है, 4 सालों 5 सालों जितने साल मर्जी की। इसी सवाल को, क्योंकि डाटा हम यही ले लेंगे, हमें नई चीजें फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन के अंदर वो हमें ये कहता है कि एक ऐसा बॉन्ड है जिसको मैंने 12% के ऊपर इशू किया, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। टैक्स रेट है 25%। रिडीम कितने पे हुआ था अहमद? रिडीम एट द रेट ऑफ 20% डिस्काउंट या प्रीमियम? यहां पर एक बात ध्यान से सुननी है, जब यहां पर मैं ईयर्स लूंगा ना और यहां पर मैं लेता हूं 0, फाइंड कॉस्ट ऑफ डेट, फाइंड कॉस्ट ऑफ, फिर वही बात करूंगा, चाहे पी शेयर के कॉस्ट ऑफ पी शेयर फाइंड करना हो रिडीमेबल या इसका, सिर्फ टैक्स का चेंज है, बाकी चेंज नहीं है। 0 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट बात, कैश फ्लो। जो 0 पे वैल्यू लेनी है ना अब यहां पर मार्केट वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं? मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू ना बताई हो तो फिर फेस वैल्यू ले लेते हैं। 0 पे कौन सी वैल्यू लेनी होती है? मार्केट वैल्यू। अगर क्वेश्चन के अंदर मार्केट वैल्यू गिवन हो तो हमेशा मार्केट वैल्यू लेनी है, ये बात लिख लो। और अगर मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो फेस वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, और ये हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? माइनस फॉर्म। अब प्लस फॉर्म में लिख लो, बाकी सबको फिर माइनस में लिख लेना। उसके बाद 12%, वो बताओ मार्केट पर अप्लाई होना है या फेस वैल्यू पर अप्लाई होना है? वो हमेशा फेस वैल्यू है। अगर पी शेयर है तो टैक्स का इफेक्ट ना लेना, और अगर पी शेयर्स नहीं है तो फिर टैक्स का इफेक्ट ले लेना। वो हमने लिया हुआ है 9, 9, 9 और 129, बाकी सेम है। अब बात करते हैं डिस्काउंट फैक्टर की। याद रखें लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट फैक्टर था जो कि कॉस्ट ऑफ डेट था। अब तो कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करना है। अगर वो खुद से 2 रेट बता दे तो वही ले लेना, और अगर वो रेट नहीं बताएगा तो खुद से 2 रेट अज्यूम करने हैं, चाहे तो एक रेट कूपन रेट वाला क्यों ना ले लिया, फिर उसके बाद दूसरा डिसाइड कर ले। एग्जैक्ट कूपन रेट लेना जरूरी नहीं है। तो डिस्काउंट फैक्टर अगर हम एक लेते हैं 12%, मैंने बताया है। अब हमें डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करना है ना, तो हमको आईआरआर चाहिए। आईआरआर के लिए 2 एनपीवी 2 रेट चाहिए होते हैं। अब वो दो रेट अगर वो खुद बता दे कि ये 2 रेट हमने लेने हैं तो फिर तो वही कंसीडर करेंगे। अगर वो रेट नहीं बताएगा तो खुद से 2 रेट अज्यूम करने हैं, तो उसमें से एक चाहे तो आप कूपन रेट ले लिया, फिर दूसरा रेट डिसाइड करेंगे। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो रेट बढ़ा देंगे, नेगेटिव आ गया तो रेट कम कर देंगे, ताकि अगली वैल्यू अपोजिट आए। तो इसमें अगर 12% पर हम लिखेंगे तो पहला 1, दूसरा क्या आएगा 0.893, फिर 797, 0.712,
63। इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी बता दें। पहली 100 एज इट इज 8 पूरा, फिर 7.2 6.4 82। नेट बताएं। कम हुई या ज्यादा? पॉजिटिव आ गई। अगला रेट हमने कम करनी है प्रेजेंट वैल्यू, रेट बढ़ा देंगे। और रेट बढ़ा देते हैं वैसे तो 14% पे भी हो सकता है, लेकिन 15% का ना हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर हमने ले लेते हैं 15%। अच्छा, ये आप ना कितना रेट डिफरेंस लेने, वो आपको मैं इस वैल्यू पर डिपेंड करता है। वैल्यू ज्यादा बड़ी आ गई है तो डिफरेंस ज्यादा ले लेना, वैल्यू छोटी आ गई है तो डिफरेंस कम ले लेना। हाँ जी, 15% पर तो अभी हम फाइंड भी करके आए हैं। क्या फाइंड किया था अहमद? जो लिखा हुआ वही लिखवा दो। 0.869, फिर 756, 0.658, 57। उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी हमने लिखी थी 100, तो एज इट इज आ जाएगा। दूसरा क्या था? 7.821, 804, 5.92, 73 अब इसको नेट करके बता दो कि जैसी बात है, वो 94 आ रहा था ना, तो 100 से माइनस होगा, तो माइनस 5.6। हमारे पास दो डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर दो एनपीवी आ गई, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू आई, क्योंकि ऊपर 100 हम माइनस भी कर रहे थे। लेकिन ना हमारे पास ये एक तरह का इनफ्लो है और बाकी सारे आउटफ्लो हैं। हमने 100 का खरीदा था तो हमने 100 रुपया पे किया था, तो एक तरह, या अगर रिसीव किया था, तो बाकी ये दोनों अपोजिट हैं। 100 रुपया देंगे तो इंटरेस्ट लेंगे, और 100 रुपया किसी से लेंगे तो उनको इंटरेस्ट देंगे, और एंड पे फिर वापस पैसे रिडीम भी करके देंगे। तो इसलिए अपोजिट है ना, या बाकियों को नेगेटिव करके उसको पॉजिटिव कर दो, या उसको पॉजिटिव नेगेटिव रखकर बाकियों को पॉजिटिव कर दो। हाँ जी, हमारे पास IRR चाहिए। IRR का फार्मूला क्या है? लोअर रेट। दो रेट है, एक 12% और एक 0.12 प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट ओवर 3 माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट माइनस 5.67 है, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 12.16%। पी शेयर्स हूं या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हूं या नॉर्मल डेट हो, सिर्फ एक फर्क है, टैक्स का इफेक्ट नहीं लेते। और याद रखें, टैक्स का इफेक्ट सिर्फ इंटरेस्ट पे लेते हैं बस, और किसी वैल्यू पे नहीं लेना कभी भी। ओके होगी बात? ये बाकी तो जब हम इसके वै के सवाल करेंगे उसके अंदर ये सारी बातें आएंगी। अभी तो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद आ जाए जीरो कूपन बॉन्ड। एक बात याद रखें, जीरो कूपन बॉन्ड को ना जो हम इश्यू करते होते हैं ना, बहुत कम वैल्यू पे इश्यू करते होते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, इंटरेस्ट इसमें होता ही नहीं है, इंटरेस्ट इसमें होता ही नहीं है। इसमें जो आपने फार्मूला लगाना होता है ना, ये फार्मूला लगाना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर n। ये जो आपका S होता है ना, ये मोस्टली क्या होती है? फेस वैल्यू या एट प्रीमियम। फेस वैल्यू या एट प्रीमियम।
क्या होता है? जिस वैल्यू पे इशू कर रहे हो, ये फेस वैल्यू नहीं होता। 99.99% इसको इशू करते होते हैं बहुत कम प्राइस पे। 100 रुपए जिसकी फेस वैल्यू है ना, उसको 60 रुपए का इशू कर रहे होते हैं। वजह क्या होती है भला? क्योंकि हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लेना ही नहीं है। मेन उसको फायदा ही यही है कि उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो ये वैल्यू होती है मोस्ट ऑफ द केसेस डिस्काउंटेड वैल्यू, या उस टाइम की करंट वैल्यू जिसके ऊपर वो इशू कर रहा है। आई क्या है इसका? IRR या KD। N क्या है इसका? टाइम। अब अगर मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है तो पता है क्या फाइंड करना है इसका? P। तो इससे मैं फार्मूले में अब डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करवा देता हूं इसकी। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड की मार्केट वैल्यू P कैसे फाइंड करोगे? S ओवर 1 प्लस I की पावर N। S का मतलब पता है क्या होगा? फेस वैल्यू या विद प्रीमियम इनटू 1 प्लस KD की पावर माइनस N। ये इसकी मार्केट वैल्यू का फार्मूला है। अब कहेंगे सर ये तो ऊपर तो बड़ा आसान सा लिखवाया था, ये वही है। असल में ये लिखा हुआ है S ओवर 1 प्लस I की पावर N, और इसको मैंने लिख दिया S इंटू 1 प्लस I की पावर माइनस N। तो जब भी जीरो कूपन बॉन्ड की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी हो तो फेस वैल्यू इंटू 1 प्लस I की पावर माइनस N, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको चाहिए उसका IRR, मतलब उसका क्या चाहिए? KD, तो क्या तरीका कार होगा? KD फाइंड करना, इसी में से KD फाइंड करो। ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये पावर 1 ओवर N हो जाएगी। तो वो फार्मूला लिख लो। हाँ जी, S क्या होगा इसमें? फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड वैल्यू, या जिसके ऊपर उसने इशू किया था, होल पावर 1 ओवर N माइनस 1। जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग ना फार्मूले में फाइंड नहीं करते थे, उसमें WDV मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का रेट R ओवर C की पावर 1 ओवर N माइनस 1। ये बिल्कुल वही फार्मूला है। ये डीप डिस्काउंटेड यही है। इसका अगर कोई सवाल देखना है तो आप देख लें। A zero coupon bond issued at 30% discount for 3 years. Find KD। पता है इसको कितने का दिया होगा? इशू कितने का किया है? 70 रुपए का। वापस कितने मिलने हैं? 100 रुपए। आपने KD फाइंड करना है, तो KD का फार्मूला क्या है भला? फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड वैल्यू की पावर 1 ओवर N माइनस। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है? कितने साल हैं? माइनस। जो आंसर आएगा वो उसका KD कहलाएगा। 12 आपसे वो उसकी फेस वैल्यू भी पूछ सकता है, आपसे उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू भी पूछ सकता है। एक और सवाल कर लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड issued for 4 years at the rate of
cost of debt 14%. Find value at which bond issued. बताओ वैल्यू कौन सी पूछी है, फेस वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू? डिस्काउंटेड वैल्यू। आज किस पे वो इश्यू कर रहा है, तो जीरो के ऊपर तो होता है डिस्काउंट पे इश्यू है, तो बेसिकली वो मार्केट वैल्यू पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो मार्केट वैल्यू का फार्मूला हमने क्या लिखा है अभी अभी, फेस वैल्यू, ना गिवन हो तो 100 रुपए, गिवन हो तो वही लेंगे, इनटू 1 प्लस केडी की पावर माइनस 100 इंटू 1 प्लस 0.14 की पावर कितने साल है, कितना आ गया, 59.21 कितना 59.21 59. और वैसे भी 4 साल बाद आपको 100 रुपया मिलना है, आज आप कितने पैसे दोगे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक होगी बात। अच्छा अब इसका ना जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, वो कल मैं आपको बता दूंगा, और साथ वैक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, और सैटरडे तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके पास पेपर की ना वो असाइनमेंट बन रही है, तो वो जैसे ही बनती है ना पास पेपर विद एडिशनल क्वेश्चन, कल फ्राइडे है।